साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर साहब, मैं तब से अटका हुआ हूँ क्योंकि ज़ाहिर फॉर्म 47 तो हम तक भी पहुँचे हैं और हमारी भी कॉन्फर्मेशन का या तस्दीक का वो एक अहम ज़रिया है। आपने कहा जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं क्या बाज़ फेक हैं या क्या आप समझाने की ज़रा कोशिश कर रहे थे? क्लैरिटी दे दें कि फॉर्म 47 एग्जैक्टली किस वक्त जनरेट होता है? फॉर्म 47 जो है वो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 95 का मुकम्मल उसमें डेफिनेशन दी हुई है। उसके मुताबिक ये होता है जब फॉर्म 45 चला जाता है थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर, वो होता है गैर हतमी नतीजा। गैर हतमी नतीजा जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास चला जाता है तो उसके 24 घंटे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो रिटर्न कैंडिडेट के सबके नोटिस जारी करता है। सबको जितने भी उन्होंने हिस्सा लिया होता है जिनके नाम बैलेट पेपर मौजूद है वो सबको नोटिस जारी करता है और उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो उसके रिकॉन्सिलिडेशन तमाम जामा जो है फॉर्म 47 की बुनियाद पर फॉर्म 47 तैयार किया जाता है जिसपे 3 दिन से 5 दिन लग जाते हैं और उसके उनकी मौजूदगी होता है। ये बड़ी अहम बात। मजहर बरलास भी बैठे हुए हैं, सॉरी मजहर अब्बास भी बैठे हुए हैं, तो साथ साथ मैं बताऊं एनआरओ का जो मुआहदा हुआ था अक्टूबर 2007 में, उसमें सेक्शन 7 में लिखा बेनजीर भुट्टो साहब ने लिखवाया था कि कंसोलिडेशन रिजल्ट फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्न कैंडिडेट के हवाले करे। पहले नहीं दिया जाता था, पहले रिटर्न कैंडिडेट को नहीं दिया जाता था, उसी मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर नहीं देता था, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देता था। लेकिन उन्होंने मुआहदे में ये लिखा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर की कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो रिटर्न कैंडिडेट को वो कंसोलिडेशन रिजल्ट फॉर्म 47 दिया जाए। उसमें फॉर्म होता था 16 होता था, अब उसका नाम रखा गया 47। तो ये जो बाकायदा इसका तरीकेकार होता है कि 3 दिन से 5 दिन में तैयार होता है और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ये तमाम कंसोलिडेशन रिजल्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाता है और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नोटिस किया जाता है। अच्छा, एक सादा सवाल आप करना चाह रहे थे बड़ी देर से। मैं आपसे बहुत सादा सा सवाल करना चाह रहा था क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ आजकल, हाउ टू रिग इलेक्शंस, इलेक्शन में धांधली कैसे की जा सकती है। आप ये बताएं क्योंकि ये सवाल इलेक्शन कमीशन पे अक्सर उठते हैं और इलेक्शन कमीशन की ही नाअहली पर सवाल उठते हैं। मुझे सादा अल्फाज में बताएं कि क्योंकि ये बात होती है इलेक्शन में धांधली कैसे की जा सकती है। इलेक्शन में धांधली का आपने राज का पता करना है तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की डस्का की रिपोर्ट पढ़ लें। 250 पेज की रिपोर्ट है जिसमें डस्का की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों से डस्का वाला जो इंतखाब हुआ जिसमें धुंध छा गई थी, धुंध छा गई थी, जैसे अभी छा गई 250, अभी तो धुंध छट गई है फिर आ गया जी जी। मौसम वैसे लिटरली मौसम खुल गया। रिपोर्ट पढ़े, बड़ी अहम रिपोर्ट लिखी है उन्होंने लिखा है कि जो डस्का के रिपोर्ट हुए थे जो उसका जो कैंडिडेट था उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 3 से 5 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने एतराफ किया प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने, 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया डिसमिस करने का तो फिर हाई कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया, आज तक स्टे पर काम कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी गुजरावाला की एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील कर दिया था और चीफ सेक्रेटरी ने और आईजी पंजाब ने उस वक्त के सारे हकायक चीफ इलेक्शन कमीशन को बताए थे कि जनाब ये सारा मामला मैनिपुलेटेड हुआ है और प्रिजाइडिंग ऑफिसरों से राब्ता काम करके उनको पैसे दिए गए हैं। तो ये अब भी यही होता है, मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होता, इंडिविजुअल तरीके से होता है। जो भी काम इलेक्शन लड़ते हैं वो अपनी तरफ से करते हैं। धांधली का नाम पड़ता है इदारों पर इलेक्शन कमीशन पर। असल जिम्मेदारी का जो होता है वो किंग मेकर जो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। ये कंवर साहब ये अक्सर होता है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे एम्पावर्ड किया जा सकता है। एक तो ये कि डिपेंडेंट होता है इंतज़ामिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन, तो क्या इलेक्शन कमीशन का फिर से राब्ता मुनक़ता हो गया। आई एम सॉरी मज़हर साहब। थैंक यू कंवर साहब। आई गेस वो सिग्नल्स में कुछ इशू है। बड़ा साहब, इससे पहले हम क्या सियासी जमातें क्या सबक हासिल कर सकती हैं इन इंतखाबात से, इस प्रोसेस से? हम PMLN की हमने बात की, कैंपेन देर से शुरू की, लैकलिस्ट एटीट्यूड था, आवाम में उस तरह डोर टू डोर नहीं गए, जलसे कर लिए, बट एक होती है डोर टू डोर कैंपेन, उम्मीदवारों का अपने लोकल हलके के लोगों में घुल मिल जाना, बैठना, मसाइल सुनना, डेली बेसिस पे इन टच रहना, वो
पीटीआई की भी हम बात कर रहे थे, आई गेस काफ़ी हद तक हो गई थी और इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी देखिए, पीटीआई को ज़ाहिर है बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, हमारी जो NGOs हैं, इस पर खाम खा तनकीद करते रहे हैं। खूनी लिबरल्स कहते थे। अच्छा जी, खूनी लिबरल्स कहते थे। इसी तरह आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे, आप सब अहले सियासत को रगड़ देते थे, सहाफ़ियों को रगड़ देते थे। वो तबकात जो जमहूरियत की सपोर्ट करते हैं, आप सब उनको रगड़ते रहे हैं। अब आप जब खुद इस जमहूरी जद्दोजहद में हैं और आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो सब बोल रहे हैं, तो अब तो आपको रिकग्नाइज करना चाहिए ना कि आपने ये गलतियां की हैं। सर ऐसा क्यों लगता है कि ये रिकग्निशन शायद नहीं होगी अभी भी, क्योंकि वो या इतने अरसे की जहन साजी है या अब सोच ऐसी डेवलप हो चुकी है? देखिए, दो रास्ते होते हैं ना दुनिया में। एक बड़े लोग वो होते हैं जो रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को अमेंड करते हैं, क्योंकि अगर इस और अगर जो नहीं अमेंड करना है, उसकी मिसाल दूं नहीं, और अगर जो अमेंड नहीं करते, जाहिर है हमने देखा कि अगर आप जिद पे अड़े रहें, आप अपनी पॉलिसी में लचक ना लाएं, तो क्या अंजाम होता है। देखिए मैं आपको मिसाल दूं। 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के जो ज़बानें इस्तेमाल करते थे, जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो तनकीद करते थे, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के। 2002 में जब दोनों फारिग कर दिए गए तो उनके अंदर ये रियलाइजेशन आई कि हम दोनों इस्तेमाल हुए हैं, और ये कहा गया, एक जब मीसाक़ जमहूरियत हुआ है तो उसमें ये एडमिट किया गया कि हम वी वर यूज्ड अगेंस्ट ईच अदर। सर यहाँ भी कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हो, लेकिन ट्रूथ भी तो हो सबसे पहले। देखिए, सबक की बात की, मैं एक मिनट सबक की बात की कि तीनों जमातों के लिए सबक क्या है इस पूरे, और सबक सीखें ना सीखें वो अलग बात है। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ सारी ज़िंदगी से जद्दोजहद रही, मज़दूर रहे, तालिब इल्म रहे, किसान रहे, ख़वातीन की ये माइनॉरिटी राइट्स, ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ रही है। आप बताएं कि पीपल्स पार्टी खुद सोचे कि उसने इनको मजबूत करने के लिए क्या किया। आपने पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ बता दी, अभी पीएमएलएन और पीटीआई की बात हम आपसे करेंगे मेहबल, बट देखिए मैं तो ये बात कर रही थी अब्दुल्ला कि जो पीटीआई के जो सोहेल साहब ने बात की ना कि मीडिया के साथ जो उन्होंने किया, जर्नलिस्ट के साथ जिस तरीके की वो चीज़ें करते थे, आप तो खुद रिसीविंग एंड पे, हमने तो खवातीन ने, आपको याद है 2020 में अगस्त में एक स्टेटमेंट भी निकाली थी, जिस किस्म के उन्होंने अटैक्स करते थे जर्नलिस्ट को की जुबाबंदी के लिए, वो चाहते थे कि एक सेल्फ सेंसरशिप, ट्विटर के ऊपर जिस तरह की बुलिंग होती थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, और इनको बारहा बहुत बार इनके लोगों को समझाया कि ये आप आज़ाद मीडिया के साथ मत करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते रहे तो कल को आपके साथ भी जब आप रिसीविंग एंड, क्योंकि आपके लिए आवाज कौन उठाएगा, तो ये उनको तो वो 12 साल प्लान सोहेल साहब ने बताया था ना, वो उनके इतने सर पे चढ़ चुका था कि उनको लगता था कि उन्हें कुछ होगा ही नहीं इस तरीके से। लेकिन बात ये है कि आप पे अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपका कोई दुश्मन है या कोई इस तरह की चीज है। इन्होंने तो पर्सनल दुश्मनियां मीडिया के साथ निकाली, जिस किस्म की गलाजत इन्होंने फैलाई, जिस किस्म की इन्होंने लोगों पे जमात और जुबान जिस तरह की इस्तेमाल करते हैं, ट्रोलिंग कर करके बहुत ज़्यादा इन्होंने। और फिर एक और चीज़, एक इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि मीडिया वालों को जो क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि एक तो मैंने आपको पहले कहा कि ये चाहते हैं कि 99.9% भी जो सबमिशन इन्हें कबूल नहीं है, इन्हें 100% चाहिए या 200% सबमिशन चाहिए। जो इनको जो है वो क्रिटिसाइज करता है उसको इतना डिस्क्रेडिट करो, उसको इतना डिस्क्रेडिट करो कि जो लोग हैं बस वो ये ना देखें कि वो बोल क्या रहे हैं, वो सिर्फ उनकी शक्ल देखें और कहें कि इनके बारे में हमारी पार्टी लेसन, चाहे वो औरत मार्च वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हो, तनकीद करना हो। आज वही औरत मार्च है, वही ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो इनके लिए आवाज उठा रही है, लेकिन अभी भी खुश नहीं है। देखें एक पीपल्स पार्टी की बात हो गई, पीएमएलएन की स्ट्रेंथ क्या रही। पीएमएलएन एक, हम नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून गो के मोहम्मद खान जुनेजो के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है मियाँ साहब अगर उस वक्त मोहम्मद खान जुनेजो के साथ आके खड़े होते तो ज़्यादा मुख्तलिफ पोजीशन होती। लेकिन डेवलप किया पीएमएलएन ने अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज एन अपोजिशन पार्टी, वरना मुस्लिम लीग की रवायत ये रही है कि वो हमेशा इख्तिदार के साथ जाती है। लेकिन उससे हट के उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। उनका सबक ये है कि अगर उनके साथ जो कुछ हुआ, आप अपने मुखालिफ के साथ वो नहीं कर सकते। कल की तकरीर में अगर मियाँ साहब ने जहाँ ये सारी बातें की थी कि जरदारी साहब से बात की जाए, मौलाना से बात की जाए, क्या वो ये बात नहीं कर सकते थे कि बैरिस्टर गौर से भी बात की जाए?
अगर करते तो आपका कद बढ़ता ना, बिल्कुल बढ़ता। पीटीआई के लिए क्या सबक है? पीटीआई अपने 3.5 साल देखे, वो देखे कि उन्होंने की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि पंजाब में आपने इलेक्टेड बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया। इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ के जो लोग थे, बजाय इसके कि आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पर जाते हैं, आप जाते इंतखाब एक प्रोसेस करते। मीडिया के हवाले से, मंशूर का वादा था, मीडिया के हवाले से पीटीआई की जो ग्रोथ हुई है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। 2011 ऑनवर्ड, उससे पहले जब ज़ाहिर सिर्फ इमरान खान थे, और इमरान खान का क्रेडिट दूसरों के हवाले ये था कि वो 50 साल तक स्क्रीन पर रहे हैं बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। और स्क्रीन एक ही थी पाकिस्तान में, जियो न्यूज़। तो ये उनको सोचने, ये उनके लिए सबक है कि जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी के ये सुतून हैं, इन सुतून से लड़कर आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ये पीटीआई के लिए सबसे बड़ा सबक है, जिस तरह आज उनके साथ हो रहा है, इलेक्शन से पहले उनके साथ हुआ, लेकिन डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और लोगों ने उनको वोट देके तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सर आज यहाँ बैठे हुए हम इमरान खान की बात करते हैं, हम पीटीआई की बात करते हैं, उनके जीते हुए कैंडिडेट्स की बात करते हैं, उनके उम्मीदवारों, उनके कारकुनों, उनके लोगों के साथ जो हुआ उस पर खुलकर बात करते हैं। क्या हम ये मियाँ नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, उनके कारकुनों के बारे में तब के हम बात कर रहे हैं? शायद आई डोंट थिंक सो कि हम इतनी खुलकर डिस्कशन कर सकते थे तब, पिछले इंतखाबात 2018 में बिल्कुल नहीं कर सकते थे ना हम। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने जो भी मीडिया के साथ किया, उनके जहन में ये है एस्टैब्लिश्ड कि मीडिया देखो, मेरे जैसा तो मैं किसी ने रखा ही